Welcome back student to our third video, standard 9 subject SS chapter number 2, first world war and Russian revolution. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ रीजन उसके बारे में समझे थे। आज हम फिर से फर्स्ट जो हमारा वर्ल्ड वॉर है उसके रिलेटेड टॉपिक के बारे में कराया हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, कितना उसमें नुकसान हुआ, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, वो आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड वीडियो, the first world war. In the first world war 24 nations supported the allied nation and 4 nations support to the axis nation. अभी जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके अंदर एग्जैक्टली दो ग्रुप में बढ़ गए। इतने सब कंट्री से वो दो ग्रुप में बढ़ गए। एक ग्रुप का नाम था अलाइड नेशन, सेकंड ग्रुप का नाम था एक्सिस नेशन। अलाइड नेशन को 24 नेशंस की मतलब 24 कंट्री से वो सपोर्ट करते थे। यहाँ पे 4 नेशन है वो उनको सपोर्ट करते थे। Initially Germany made a noteworthy victory in Europe. जर्मनी है उन्होंने नोट करने जैसी कि भाई बहुत अच्छी तरह से इतिहास के अंदर कि भाई जर्मनी है वो यूरोप के सामने जीत गई। ठीक है, उन्होंने विक्ट्री हुई सॉरी जीत गए। It ruined the French army. फ्रेंच आर्मी को उन्होंने तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। It fought many submarine war and destroyed the ships of the allied nation. सबमरीन्स के थ्रू लड़ाई के थ्रू इन्होंने शिप से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। Many soldiers and civilians died because of tanks and poisonous gases. अब वॉर होगी, जंग होगी तो उसके अंदर सैनिक के साथ साथ बहुत से आम लोग अपने जैसे जो जनरल लोग इनको इन्होंने यहाँ पे सिविलियन का नाम दिया। सिविलियन यानी कि जो आर्मी पुलिस वाले नहीं है, अपने जैसे कॉमन वो भी मर गए क्योंकि टैंक से जो ये लोग फायर करते थे। मान लीजिए कि फायर किया सिटी के अंदर, जहाँ पे भी आता है वहाँ पे जो लोग थे उन मर गए, प्लस उन्होंने गैस छोड़े, पॉइजनस गैस की वजह से भी काफी लोग मर गए। In 1970 the Russian Revolution started. और यहाँ पे क्या हुआ 1970 के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। हाईलाइट कर दीजिए, फेसबुक में नोट डाउन कर देना 1970 the Russian Revolution started. So Russia withdrew from the war. रशिया ने क्या करा, विड्रॉ कर दिया वॉर से। जर्मनी was very strong at this time. उस टाइम पे जर्मनी था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। It managed to drown an American steamer Lusitania, in which 147 American soldiers died. अब ये मैंने हमारे जर्मनी वालों ने क्या करा, अमेरिका की एक शिप स्टीमर के ऊपर जिसका नाम था लुसेनिया, उसको टारगेट करते हुए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और डिस्ट्रॉय करने की वजह से उसके ऊपर 147 अमेरिकन सोल्जर्स थे वो मर गए। अब कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ था, अमेरिका था उन्होंने भी ज्वाइन किया अलाइड नेशन को। 24 नेशन वाली जो पार्टी थी उसमें अमेरिका ने ज्वाइन किया हुआ। द वॉर इन अप्रैल 1917 के अंदर अमेरिका ने अलाइड नेशन को ज्वाइन किया। हाईलाइट कीजिए ये। With that, countries like Panama, Greece, Cuba, China and CN joined the allied nation. दूसरी कंट्रीज के नाम दिए हुए जिन्होंने अलाइड नेशन को भी ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन किया। Thus the allied nation become a stronger. अब इन सब के साथ आता ही अलाइड नेशन है वो कैसा बन गया, तो वेरी स्ट्रॉन्ग। जर्मनी आर्मी could not withstand the American troops. अब जर्मनी आर्मी थी वो अमेरिकन ट्रूप्स के सामने नहीं टिक पाई, अमेरिकन आर्मी के सामने वो नहीं टिक पाए। The whole position the war changed. अब यहाँ पे जैसे ही अमेरिकन इस पे ज्वाइन किया तो पूरी जो वॉर की सिचुएशन थी वो कैसी हो गई, चेंज हो गई। पहले एक्सिस नेशन थे पावर में थे, अलाइड नेशन वीक थे। जैसे ही ये आए अलाइड नेशन पावर में हो गए, एक्सिस नेशन थे वो वीक हो गए। तो सिचुएशन चेंज होने के बाद अल्जीरिया in September 1918, Turkey and Austria in October 1918 joined the allied nation. ये सबने allied nation को join किया। अब इन सबके join होते ही the German leader Kaiser abdicated his position and run away. जैसे ही ये सब देखा कि सामने वाली जो टीम है वो स्ट्रांग हो गई है तो ये भाई ने अपनी जगह छोड़ के वहां से भाग गए। Germany surrendered to allied nation and signed a ceasefire treaty and the war came to an end. अब यहाँ पे क्या बताया कि जैसे ही उन्होंने हथियार डाले, हाथ उठा लिए, तो जर्मनी ने जैसे सरेंडर करा तो अलाइड नेशन है उन्होंने उनके पास से एक सीज फायर ट्रीटी है वो साइन करवाई और जो ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें यहाँ पे एंड करवाया। अभी इस वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या हुआ, अभी इतना कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई हुई तो उसका इफेक्ट क्या हुआ वो एक दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इफेक्ट में बता रहे
नंबर 1 डिस्ट्रक्शंस ऑफ मैन एंड मटेरियल, बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये पूरा आपका क्वेश्चन का आंसर ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये भी आंसर ही था, ये भी एक आंसर है। 4 पॉइंट्स से अच्छे से समझ लेना ताकि आप इसमें और वर्ड्स भी अच्छे से लिख पाएंगे। नंबर 1 डिस्ट्रक्शंस ऑफ मैन एंड मटेरियल, ओके, अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टू पार्ट इन द वॉर, इतने लोगों ने वॉर के अंदर पार्ट लिया, एटलीस्ट 1 करोड़ डाइड। अब 6.5 में से 1 करोड़ थे वो अंदाजे से कह रहे मर गए, अबाउट 2 करोड़ वर इंजर्ड, 2 करोड़ उसमें इंजर्ड हो गए, और 70 lakhs वर रेंडर्ड परमानेंटली हैंडिकैप्ड, मतलब 70 लाख लोग, 70 lakhs लोग उसके अंदर अपाहिज हो गए, परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए हाथ पैर अपाहिज, जैसे आपको पता है अपाहिज हो गए। More number of people died because of starvation and other form of killing and epidemics that broke out after the war. The total war expenditure was quite high. अब ये वॉर जब चल रहा था, इसके अंदर वॉर की वजह से तो काफी लोग मरे ही, लेकिन उसके अलावा भूखमरी, स्टारवेशन, भूखमरी होती है, खाना नहीं है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं, तो उस वजह से भी काफी लोग मर गए। वॉर चल रही है, तीन कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही है, तो उनका पूरा मैनेजमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ना आपको खाना आ रहा है, ना पानी आ रहा है, हर चीज के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो लड़ाई की वजह से तो लोग मरे ही, लेकिन साथ में भूखमरी की वजह से भी काफी लोग की डेथ हो गई, काफी डेंजर माहौल रहा होगा। अब उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा है वो नहीं बताया, मतलब इतना बड़ा है, इतना बड़ा नंबर के अंदर है और इतना होगा कि आइडिया नहीं लगा सकते, इसके लिए इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि क्वाइट हाई, मतलब बहुत बड़ा है। नंबर 2 पॉइंट है सोशल चेंज, क्या बदलाव आया उसमें देखिए। ड्यूरिंग द वॉर, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द मेन ऑफर लेसन्स वर वॉर फ्रंट, वुमेन सोल्जर्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फैमिली एंड ऑक्यूपेशन। अब वॉर के दौरान जितने भी लोग थे वो ऑलमोस्ट आगे ही थे, लड़ने के लिए आगे ही थे, लड़ने में ही थे, तो उस टाइम जो वुमेन थी उन्होंने सारी रिस्पांसिबिलिटी थी वो अपने ऊपर ले ली। अब मेन है सब जेंट्स लोग हैं वो सब लड़ने के अंदर बिजी है, सब वहाँ पे अपने देश के लिए लड़ रहे, तो जो वहाँ की लेडीज थी, जो वुमन थे, जो बाकी की रिस्पांसिबिलिटी थी वो उन्होंने अपने कंधे पे ले ली। They stepped out of their homes and successfully took over the responsibility in the different professions field. अब जो लेडीज थी वो अपने घर से बाहर निकली और अलग-अलग प्रोफेशन के अंदर उन्होंने अपनी रिस्पांसिबिलिटी अच्छे से उठाई। The self confidence of their being equivalent to the men enhanced. अब उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बढ़ाया, उनको पता है कि हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, वहाँ पे वो अच्छे से वो भी संभाल ही रहे थे, कॉन्फिडेंस दोनों के अंदर बढ़ गया, ऐसे बोल सकते हैं। Consequently, the demand for a woman to exercise their franchises was raised. During the war, the productions of things of basic necessity had reduced. So, problem like scarcity, unemployment, starvation, strikes, lockouts, etc. raised its head. People suffered a lot and children's conditions was pathetic. अब ये सब चीजों के दौरान, जैसे मैंने आपको बोला था कि आगे कि भूखमरी की वजह से लोग मर गए, तो यहाँ पे जैसे लोग बाहर आए, काफी चीजों की जो जरूरत की चीजें थी उनकी कमी है वो कम होती गई, रिड्यूस होते गए, क्योंकि माल आ नहीं रहा था, सप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि वॉर का माहौल था, वॉर चल रहा था, तो उस वजह से काफी आंदोलन हुए, भूखमरी हुई, लोग बेरोजगार हो गए, स्ट्राइक्स हुई, लॉकआउट्स हो गए, ताले लग गए। तो इसके साथ देखा जाए तो लोगों ने, बच्चों ने बहुत ही पैथेटिक यानी बहुत खराब हाल का सामना किया, बहुत खराब हाल का सामना करना पड़ा, ऐसी सिचुएशन के जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन का वहाँ के बच्चों ने, वुमेन्स ने, बड़ी एज के लोगों ने, सबने सामना किया। पॉइंट नंबर 3, द ट्रीटी ऑफ वेल्सली की ट्रीटी to June 1919. At the end of the First World War, the unconditional surrender of Germany in front of the Allied nation brought an end to the war. जैसे मैंने आपको बोला, जर्मनी ने सरेंडर किया था, वो वॉर को एंड तक लाए, खत्म किया उन्होंने वहाँ पर। Then the Allied nation undertook the peace process in Paris, in which some 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. अभी यहाँ पे बता रहे कि अलाइड नेशन थे, उन्होंने क्या किया, पीस प्रोसेस, कि भाई हमको शांति चाहिए, लड़ाई झगड़ा हमको नहीं चाहिए, अलाइड नेशन की तरफ से ये डिमांड थी। कहाँ पे पीस प्रोसेस क्या हुआ, तो इन पेरिस, हाईलाइट करेंगे ये चीज को, जिसके अंदर 58 कमीशंस वर फॉर्म एंड 145 सेशन से वो ऑर्गेनाइज किए गए। 145 सेशन मतलब कि 145 मीटिंग्स है, डिस्कशन है, चर्चा है, वहाँ पे क्रिएट की गई।
The agreement made with Germany during the Paris peace process was made in the Mirror Place at Versailles. कहाँ पे ये बनाया गया? जो जर्मनी के साथ एग्रीमेंट था वो देखिए मिरर प्लेस पैलेस वर्साइल्स में. Thus, it came to be known as Versailles Treaty. तो उसको क्या नाम दिया गया? Versailles Treaty. There were 4 provisions in the Treaty of Versailles. 4 main provisions रखे गए. Number 1, regional arrangement. Number 2, reduction in troops and disarmament. Number 3, arrangement of distribution of gains and the end of the war and war fine. Number 4, other provisions. ये जो मुद्दे थे वो उसके अंदर रखे गए. The American President Woodrow Wilson, हाईलाइट होगा ये, नोट्स बनाने था उसमें लिख सकते हैं. अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्लेमिंगो एंड इटालियन प्रेसिडेंट ओर्नाल्डो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी. ये ट्रीटी बनाने के अंदर ये 4 लोगों का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा. टेक्स्ट बुक पर हाईलाइट कर दीजिए, नहीं है तो वीडियो पॉज करके फिर वो ये नोट डाउन कर लीजिए. जर्मनी was found responsible for the war. पूरे वॉर के लिए जर्मनी को रिस्पांसिबल ठहराया गया. A war fine of 6.5 billion pound, कैलकुलेट करना फिर आराम से कितना होता है, was imposed on Germany. जर्मनी के पास 6.5 बिलियन पाउंड, पहला पाउंड का क्या हिसाब है गूगल पे सर्च करना क्या है. वन अपने पाउंड इज इक्वल टू इंडियन कितनी करेंसी होती है, फिर 6.5 बिलियन को उससे मल्टीप्लाई करना कितना बता दे, फिर मुझे बताना. It had to give away the rural region to France. Rhine River had to be opened for international sea route. The Rhine region to France border was dissolved from being a fortress as well as this mineral-rich region was given away to France for 15 years. अब यहाँ पे उनको क्या कहा गया है कि भाई उनके जो रीजन थे उस पे कब्जा कर लिया गया. फिर उनका इंटरनेशनल सी रूट था उसको रिवर का जो राइन रिवर के लिए उन्होंने उसको खुलवा दिया जिससे दूसरे लोगों को भी ये फायदा हो. थर्ड, क्या फ्रेंच बॉर्डर है उसको डिसलोट कर दी गई फोर्ट्रेस के लिए, एक तरह से बागा बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं. लेकिन भाई उनके लिए मिनरल रिच रीजन थे वो 15 साल के लिए फ्रांस को मिल गया, जर्मन के उनके पास से ही मिल गया. मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर कॉन्फिस्केटेड unless the Lorraines were to be returned to France. Besides this, Germany was to give the France and other allied nations a large quantity of coal and iron annually as the benefit of war. Germany was made to sign these terms and conditions on gunpoint and forcibly, because of which there are bitterness and desperation among Germans. Consequently, the German economy fell miserable. अभी यहाँ इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं तो कि जर्मनी के जितने भी सोर्सेज थे, जितने भी इनकम के सोर्सेज थे, वो सबके ऊपर अलाइड नेशन का कब्जा हुआ. अलाइड नेशन की कंट्रीज को वो देना पड़ा. देने का रीजन ये था कि उनको जितना खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, अभी 6.5 बिलियन तो दे रहे, बट इतने अमाउंट के अंदर इतने बड़े पैमाने पे जो एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, उसका सोल्व नहीं होगा. और दूसरा, जीते हैं तो अपने लिए उन्होंने 15 साल तक उनके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा किया, उनके रिवर की बाउंड्रीज है उसको ओपन करवा दी, और बहुत सी ऐसी चीजें थी वो उनके पास से उन्होंने कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए अलाइड नेशन की कंट्रीज को उन्होंने दिलवा दी. अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे उनको नहीं करना था, लेकिन कहा गया कि गन पॉइंट के ऊपर ये कर रहा है क्योंकि अभी कुछ बचा नहीं था. वो लोग हार गए थे, सरेंडर कर दिया था, नहीं करते तो वैसे भी ये लोग कब्जा करके जबरदस्ती ले लेते. लेकिन यहाँ पे एज ए अगर बोले प्रॉपर डॉक्यूमेंट वर्क के थ्रू इन्होंने एज ए कब्जा किया. लॉन्ग टर्म इफेक्ट, there was a feeling of revenge in signing the treaty with the nation that were defeated in the war. अब यहाँ पे क्या इफेक्ट क्या आ रहा है कि फीलिंग कैसी आ रही है कि रिवेंज की. देखिए फिर से एक मुद्दा खड़ा हुआ है. एंड तो हो गया था लेकिन फिर से यहाँ पे क्या है कि बदले की भावना निकली. इन्होंने ऐसा किया तो उनसे बदला लेंगे. तो रिवेंज क्या इस ट्रीटी जब साइन कर रहे थे तब पीस कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विद द ट्रीटी. ये ट्रीटी जो बनाई गई थी उससे पीस है वो एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था. क्यों? जो कंट्री हार गई थी वो तो उससे भी ये कि हमारा सब इन्होंने ले लिया, हम क्या बचे, कुछ बचा नहीं है, तो इससे पीस नहीं रहा. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस नहीं क्रिएट हो रहा है. सोशलिस्ट रशिया वाज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन के अंदर रशिया को है वो जगह नहीं दी गई. अमेरिका डिड नॉट जॉइन द लीग ऑफ नेशन. अमेरिका ने ऐसे ही ज्वाइन नहीं किया उसको. दैट इज व्हाई इट कैन बी सेड, कहा जा सकता है, द रिजल्ट फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर. अभी हमने जो फर्स्ट खत्म ही करा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का नाम आ गया. सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज इन द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ.
तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पीस प्रोसेस का जो इन्होंने अरेंजमेंट किया था ना, उसी अरेंजमेंट के दौरान, उसी अरेंजमेंट के अंदर कुछ चीजें ऐसी हो गई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, ये चार पॉइंट है, आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको कहा था रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, रशियन / बोल्शेविक रिवॉल्यूशन बोथ आर सेम। 1917 की बात है ये। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 इज कंसीडर्ड एज द इंपॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये रशियन रिवॉल्यूशन था जो 1917 के अंदर हुआ था, वो हिस्ट्री के अंदर सब काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के दौरान कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट कहा गया है। The Russian had been oppressed and suppressed by the Czar of Russia. अब जो रशियन थे वो सीजार से कैसे हो गए थे कि एकदम परेशान हो गए थे, पक गए थे, थक गए थे सीजार से। ये रशियन का है, सीजार राजा बोलोगे, हम गवर्नमेंट बोलोगे, कुछ बोलो, उस टाइम पे उसका कब्जा था उसके ऊपर, तो उससे वहां की जो पब्लिक थी वो बिल्कुल कंटाल गई थी, लोकल लैंग्वेज में कंटाल गए थे। The Russian Czars who inherited the positions were all dictators and enjoyed uncontrolled rule power over people। देखिए डिक्टेटर, तानाशाह, डिक्टेटर क्या बोलेंगे, तानाशाह, राज करने वाला। ठीक है, वहां की पूरी पब्लिक के ऊपर उसने क्या है, अपना मन चाहे कंट्रोल अपना करता था। People did not have any rights during this period। तो जब ये डिक्टेटर था तब लोगों के एक भी राइट, एक भी हक ही नहीं थे, वो जैसा बोलता वैसा ही करना पड़ता। जैसे अभी हमारे पास डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। The Caesar was so cruel and pitiless on people that if anyone demanded for any right, he was tortured, suppressed and severely punished or condemned to be sent to the bone-chilling and dead cold of Siberia। अब उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता या कोई भी डिमांड करता तो ये इतना बेरहम था कि वो उसको टॉर्चर करता, उसको मारता, उसको पनिशमेंट करता, उसको साइबेरिया की बर्फीले के अंदर ठंडने के लिए, मरने के लिए वो छोड़ देता, अलग अलग पनिशमेंट वो देता था। This uncontrolled and oppressive Caesardom become the reason for grief, poverty, suffering among people। तो इसका ऐसा व्यवहार, ऐसा ये जो करता था कि उस वजह से वहाँ के लोग वो लाचार हो गए, गरीब हो गए, लाचार हो गए, गरीब हो गए और अलग अलग प्रॉब्लम से सफर करते थे, अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती थी। The Russian farmers, laborers and peasants were not getting enough income despite working very hard. They become very poor। अब वहाँ के जो लेबर्स थे, फार्मर्स थे, मजदूर थे, वो जितनी भी मेहनत करते थे उनको मेहनत का फल नहीं मिलता, जितनी मेहनत करते उतना उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। उस वजह से वो लोग कैसे हो गए, बिकम वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब हो गए। Under the leadership of Father Gepo, a large rally was taken out to the Caesar's residence, Winter Palace, 22 January 1905 Sunday। देखो नोट आइए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए कि फादर गेपो के अंडर में सीजर रेसिडेंस के थ्रू पैलेस, डेट भी दी है 22 जनवरी 1905, कब तो ऑन संडे। These people were unarmed while some had the Caesar's pictures in hand with captions like long live and little white lord of Russia written on it। उनका विरोध करते हुए जैसे कि रैली निकालते तो उनके हाथ में बोर्ड थे, उसमें लिखा हुआ था, किसी के पास उसके पिक्चर्स थे, तो उनका विरोध करते हुए वहां से जा रहे थे। The Caesar's army opened a fire on these innocent people, because of which thousands of innocent people died, and the smoke in Petersburg, where the Caesar's palace was situated, turned red with blood। अब जब इनका विरोध करते हुए वहां पैलेस तक पहुंचे तो उनकी आर्मी ने उनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो इनोसेंट पीपल थे सिर्फ वहां पे बोर्ड लेके उसका विरोध कर रहे थे, उनके सामने फायरिंग स्टार्ट की और उन बेगुनाह लोगों को मार दिया। अब उतने लोग थे, इतनी फायरिंग हुई कि वहां पे पूरा बर्फ था, पूरा एरिया क्या था, बर्फीला एरिया था, तो पूरा जो रेड बर्फ थी वो कन्वर्ट हो गई रेड में। उनके ब्लड से वो पूरी बर्फ कैसी हो गई, तो क्या रेड हो गई। This day is known as Bloody Sunday history। तो उस डे को क्या नाम दिया गया हिस्ट्री के अंदर, ब्लडी संडे। वीडियो पॉज कीजिए, ये पूरा सेंटेंस है वो आपको अपनी फेसबुक पे नोट करना है, टेक्स्ट बुक में तो टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर लो, फिर आराम से आप नोट कर लेते हैं। ओके, कंटिन्यू करेंगे। Around this time a large number of Russia got provoked and become restless as the weakness of the
Caesardom had become obvious when a small nation like Japan had defeated a nation like Russia in the Russia-Japan war in 1904-05. एक और डेट आई है हमारे सामने, रशियन वॉर हुआ था जापान और रशिया का 1904-05। स्क्रीन है, लिखना हो तो आप पॉज करके लिख लीजिए या फिर नोट डाउन कर लो अपने बुक में। In order to pacify the angry Russians, an announcement to call for a Duma legislative assembly, which had not been called for years, was made. Eventually, our four such Duma were called, but before it can take step to satisfy the citizen, it had been called off. तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपको पूरी बेसिकली थिंग आइडिया आ गया कि रशियन रिवॉल्यूशन क्यों क्रिएट हुआ था, क्या रीजन था, सरदार कौन था, उनका बिहेवियर लोगों के साथ क्या था। तो उन्होंने यहाँ पे जैसे ब्लडी संडे का एग्जांपल आपको दिया हुआ है, उन्होंने किस तरह से उनको मारा। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। ये भी एक आपके क्वेश्चन का एक आंसर ही होगा, रशियन रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेनेशन करना होगा। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए उसमें आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अभी एक और डेट आई है आपके सामने, ऑन 8 मार्च 1917 द oppressed workers Petrograd called for a strike. डजंट मैटर, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर ए एमसीक्यू के फॉर्म में हम इसको प्रिपरेशन के लिए लेंगे, तो हाईलाइट कर लीजिए आप इसको। The Caesar sent his troops to contain this event, but the army refused to shoot these people. As a result, the revolution began. अब जैसे आगे एक बार फायरिंग हो गई थी, वैसा ही फिर से उनके सामने जब ये विरोध किया गया तो वहां के लोगों को, वहां के जो आर्मी के लोग थे उनको कहा गया कि इनके ऊपर फायरिंग की जाए, लेकिन जो वो लोग थे उन्होंने बेगुनाह लोगों के ऊपर फायरिंग करने से मना कर दिया। वहां से ये रिवॉल्यूशन फिर से स्टार्ट हो गया। After the fall of Caesardom, the power fell into the hands of Kerensky-led Menshevik group, यानी minority, ब्रैकेट में दिया हुआ है। Except for Lenin, everyone in Russia was happy with the fall of Caesar. But Lenin believed in the importance of labor as propagated by Karl Marx, while the Menshevik group believed in the importance of the middle class. As a result, Lenin instigated the Bolshevik against the Menshevik and in November 1970 declared the final revolutions and got the reins in his hand. This came to be known as Socialist Bolshevik Revolution. अब यहाँ पे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बारे में आपको कहा गया है कि जब इनका विरोध किया गया, पूरी स्टोरी हम शॉर्ट समझ लेंगे, पूरा जब उनके सामने विरोध किया गया और जब फायरिंग के लिए हुक्म दिया गया तो उन्होंने मना किया। तो जब मना किया तो वहां से उनका रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया और वो लोग सजार के खिलाफ हो गए। तो वहां से सजार को हटाया गया, उनको हराया गया और उस टाइम पे वहां के जो रशियन के लोग थे वो काफी खुश थे। तो ये जो हमारा लीनिन है वो उन्होंने क्या सोचा कि जो लेबर्स है, उन्होंने लेबर्स के बारे में, मजदूर के बारे में, कमजोर लोगों के बारे में सोचते हुए कहा कि ये उनके लिए एक अच्छा मौका है, अच्छा दिन है कि अब वो जितनी मेहनत करेंगे उतना वो कमा सकते हैं। Thus, the 300 years old Caesardom came to an end, and for the first time, Russia was without a Caesar. 300 साल, 300 years, Caesardom came to an end. 300 साल के बाद ये एंड पर आया और रशिया के जो लोग थे वो बिना Caesar के रहते थे। Efforts for world peace. तो वर्ल्ड पीस के लिए क्या एफर्ट्स लेंगे? नंबर 1, द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन आपने 8 स्टैंडर्ड में सुना ही हुआ है। The horrors of the world war explain the absolutely necessity of world peace of the nations of the world, and for this a need for an international organization was felt. जैसे कि लीग ऑफ नेशन आपको पता है कि क्यों एस्टैब्लिश हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको मेंटेन करने के लिए नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर ना हो इसके लिए यूएनओ नाम की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई थी। उसी के बारे में बताया कि हॉरेबल एक्सपीरियंस रहा था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उसके बाद उन्होंने यूएनओ एस्टैब्लिश की जिसके अंदर भी वो फेल हो गए, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो ही गया। हाँ, सस्पेंस मैंने खोल दिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर आगे आएगा कि जो क्रिएट हो गया है। यहाँ हम अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, लेकिन इसी दौरान उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर का बीच भी बो दिया था। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम वो भी देखेंगे। तो इनका जो काम था, लीग ऑफ नेशन का काम था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो या इस तरह का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो बड़े पैमाने पे ना हो, ये उनका टारगेट था, बट स्टार्टिंग के अंदर वो फेल हो गए। सो इट बिकम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड immediately about world peace. The American President Woodrow Wilson and contributed substantially in the establishment of the League of Nations. The 14 points suggested by Woodrow Wilson were presented during the Paris peace process on 10th January 1920. The League of Nations was formed.
आगे हमने वो फोर्थ पॉइंट के अंदर ये पॉइंट देखा था ना विड्रो विल्सन का, उसके अंदर 4 प्रेसिडेंट के सदस्य से एक विड्रो विल्सन भी थे। तो विड्रो विल्सन ने उस ट्रीटी के अंदर ट्रीटी साइन भी करवाई थी, उसके दौरान एक 14 पॉइंट्स सजेस्ट भी किए थे। तो पेरिस पीस प्रोसेस जो हुआ था उसकी एक डेट है वो हाईलाइट करेंगे, पेरिस पीस प्रोसेस ऑन 10 जनवरी 1920। तो उसमें उन्होंने किस तरह से हम पीस फैला सकते हैं उसके लिए 14 पॉइंट्स डिस्कस किए हुए थे, रखे हुए थे लीग ऑफ नेशन के सामने। एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन, अब लीग ऑफ नेशन के मेन एम्स क्या है, 6 एम्स आपको मेमोराइज करने हैं। ये भी एक आपके आंसर इन डिस्कस के अंदर ये आंसर क्वेश्चन आएगा। नंबर 1 टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नंबर 2 every nations to respect the unity and integrity of other nation. Number 3 to give up the policy of war. Number 4 to develop international relations. Number 5 to solve international disputes peaceful through negotiations or mediation. Number 6 if any nation ignore the League of Nations or its mediations, it would be declared as the rebel nation. अभी एक यहाँ rebel nation के ऊपर ध्यान दो कि अगर कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन ये यूएनओ के थ्रू जो भी इन्होंने गाइडलाइंस बाहर करी है उसके विरोध में अगर कोई भी जाता है तो उसको एज ए रिबेल नेशन, रिबेल मतलब क्या है कि विरोधी, जैसे कि हम बोलेंगे बागी जैसे होते हैं उनको हम बोलेंगे रिबेल। तो यहाँ पूरे कंट्री को रिबेल नेशन, वो लोग बागी नेशन है वो डिक्लेयर कर देंगे। The League of Nations established for world peace did not manage to keep a control over the imperialist policy of the superpower, and in 1939 the Second World War began. देखिए इन्होंने भी यहाँ पे सरप्राइज खोल दिया, 1939 के अंदर है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर बिगेन हुआ। जैसे आगे मैंने बोला था कि बीज है वो जर्मनी के अंदर वो ही थे, तो जब पेरिस के अंदर पीस प्रोसेस हुआ था तो जो जर्मनी के ऊपर जो ट्रीटी जबरदस्ती थोपी गई थी तो उनके दिल के अंदर बदलाव, रिवेंज, हमको रिवेंज लेना है, इसी भावना उनके अंदर आई गई थी। तो उस टाइम पे मैंने कहा ये था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे एंड हुआ इसका इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। साथ साथ में रशियन रिवॉल्यूशन भी क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ, उसका क्या रिजल्ट आया वो भी पता चल गया। और लास्ट में हमने एक नई चीज देख ली कि सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हुआ। तो अगले चैप्टर के अंदर हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में देखेंगे। तो करते रहिए, स्टडी कंटिन्यू रखिए, और जो जो पीडीएफ मैं आपको भेजता हूँ कंपलसरी फेसबुक के अंदर नोट डाउन करना है और आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।